दोस्तों आप सोच के देखो, जिस समय अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में आदिमानव घूम रहे थे, उस समय भारत में एक फुल्ली डेवलप फलती फूलती सभ्यता थी। एक 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, जिस सिविलाइजेशन के लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग थी, जो सिटीज बनती थी वो प्री प्लान थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, सड़कें थी, यहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। इस सिविलाइजेशन के समकालीन जितनी भी दूसरी सिविलाइजेशन थी, जैसे होंगहू चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, नाइल रिवर, मैसो अमेरिकन, एडन रीजन, ये सारी सिविलाइजेशन इससे बहुत पीछे थी। आखिर क्यों ब्रिटेन ने 100 साल से ज्यादा तक भारत के इस इतिहास को दुनिया से छुपा के रखा? आज की वीडियो है भारत के महान इतिहास की, एक ऐसा इतिहास जिसको आपसे छुपाया गया, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो पूरे पीक पे थी बट वो कैसे खत्म हो गई, जो पढ़ना लिखना जानती थी, जिसके पास साइंस का नॉलेज था, वो सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो सकती है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है दीपक ओमकार। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको टॉपिक और वीडियो रिलेवेंट लगता है, मेरा काम समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, इंस्टा फेसबुक स्टोरी पे शेयर कर सकते हो। चैप्टर 1, आखिर ब्रिटिशर्स को कैसे पता चला? साल 1829, जब मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार एक ब्रिटिश सोल्जर चार्ल्स मेसन को इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े खंडरों के बारे में पता चलता है। बट इन रियलिटी ना तो उस व्यक्ति का नाम चार्ल्स मेसन था और ना ही उसको इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पता था। वास्तव में चार्ल्स मेसन का नाम जेम्स लुइस था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भगोड़ा सोल्जर था, और अपने क्षमदान के बदले वो ब्रिटिशर्स के लिए अफगानिस्तान में जासूसी किया करता था, और जो भी उसको हिस्टोरिकल एविडेंस और सिक्के मिला करते थे ये अपने देश में ले जाके बेच दिया करता था। इसके द्वारा लिखे गए लेटर्स और खोजे गए आर्टिफैक्ट आधे से ज्यादा दफन हो चुके हैं या फिर छुपा लिए गए हैं। ये लोग तो ऐसा मानते थे कि पूरी दुनिया में सबसे महान ब्रिटिश एम्पायर है और उन्हीं का इतिहास महान है, और ये भारत में केवल हम काले भारतीयों को सभ्यता सिखाने आए हैं। इसलिए जब 1848-49 में उस समय के ब्रिटिश पंजाब में 160 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने जा रही थी, तो इन लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के खंडरों की ईंटों का प्रयोग उन रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए किया। इन रियलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि ये आर्टिफैक्ट भारत के इतिहास से जुड़े हो सकते थे, बट इन लोगों को रत्ती भर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद आपको याद है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन पावर छीन ली गई थी और ब्रिटिश क्राउन भारत में एडमिनिस्ट्रेशन रूल करने लगा था। और पहली बार भारत शासन अधिनियम 1958 लाया गया था, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से पढ़ा था। इसमें बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए थे, और इसी के तहत 1861 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसके प्रमुख बने अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने खुद जाके हड़प्पा की साइट को विजिट किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जी जान से ये कोशिश करी कि इस सभ्यता को बौद्ध सिटी घोषित कर दिया जाए, लेकिन खुद उन्होंने ही 1875 में दोबारा जब हड़प्पा की साइट को विजिट किया तो उनको बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिससे उनको पता चला कि ये सभ्यता बौद्ध के भी बहुत पहले की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम एक सच्चे ब्रिटिशियर्स थे, इसलिए उन्होंने अपना धर्म निभाया और कुछ नहीं किया, शांत बैठ गए। भारत के इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण कदम लिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उन्होंने भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 आगे बढ़ाया और एएसआई का नेतृत्व करने के लिए जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। जॉन मार्शल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, और कई साल बाद इन्होंने अपने एक सहयोगी हीरानंद शास्त्री को दोबारा हड़प्पा भेजा। जब हीरानंद शास्त्री ने हड़प्पा विजिट करी तो उनको कई सारे ऐसे एविडेंस मिले जिससे ये क्लियर हो गया कि ये सभ्यता बुद्ध धर्म से भी पुरानी है। और इसके बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लारकाना जिला और माउंट गोमरी जिला समेत बहुत सारे क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया ताकि ये लोग सर्वेक्षण कर सके, खुदाई कर सके। जॉन मार्शल के द्वारा 1922 में अपने सहयोगी दयाराम साहनी को 2 टीलों की खुदाई का निर्देश दिया गया, जिसके बाद यहाँ से बहुत सारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट निकलने लगे। कुछ न कुछ इनको इस सिविलाइजेशन का नाम देना था। चूंकि ये खुदाई हड़प्पा गांव में हो रही थी, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। चैप्टर 2, भौगोलिक विस्तार। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस सभ्यता के बारे में हमको जितना भी आज तक पता है वो पता चला है खुदाई कर करके, यानी उत्खनन करके और उत्खनों पे अनुसंधान कर करके। दुनिया की किसी भी दूसरी सभ्यता, धर्म या जाति में इस सिविलाइजेशन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता।
और जिस भाषा का प्रयोग ये सिविलाइजेशन करती थी उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस सभ्यता के ज्योग्राफिक एक्सपेंशन से पता चलता है कि ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी और इसकी लगभग सभी बड़ी सिटी जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये सभी सिटियाँ किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी। ये साउथ से नॉर्थ 1100 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट 1600 किलोमीटर तक फैली थी। अभी तक जितनी भी खुदाई हम लोगों ने की है, हमको 6000 से ज़्यादा इसके स्थल ज्ञात है, लेकिन इन रियलिटी हमने 100 से भी कम में खुदाई की है। चैप्टर 3, आखिर ये सिविलाइजेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ये पूर्णतः विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, हर चीज बहुत अच्छी स्थिति में है। इस सभ्यता की सबसे खास और मिस्टीरियस बात ये थी कि जितना भी नगर नियोजन इन्होंने किया था वो पर्यावरण को अनुकूल रखते हुए किया था। इस सभ्यता के सभी घर 2 भागों में विभाजित थे। एक भाग ऊंचे भाग पे स्थित था जहाँ बड़े और रिहायशी मकान थे, और दूसरा भाग निचले स्थान पे था जहाँ छोटे व बहुत सारे मकान थे। ये दर्शाता है यहाँ की शासन व्यवस्था अमीर वर्ग बड़े और रिहायशी घरों में रहती होगी और जो इनका जनता का वर्ग है वो छोटे घरों में रहता होगा। इस सभ्यता के लोग अपने घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और यही वो बात है जो इसके समकालीन सभ्यता से इसको अलग बनाती है। दुनिया की किसी भी सिविलाइजेशन उस समय तक पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करती थी। यहाँ तक कि मेसोपोटामियन सभ्यता, जिसको इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था, उस सभ्यता के लोगों ने भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था। इस सभ्यता के लोग नगरों की सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया करते थे। खास तौर पे इनका ड्रेनेज सिस्टम आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन लोगों का हर शहर प्री प्लान होता था, कहाँ पे नालियाँ होगी, सड़कें होगी, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक कुएं, कूड़ेदान, हर चीज पहले से प्लान की जाती थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। मोहनजोदड़ो में 6 विशाल अन्नागार और एक स्नानागार मिला है, यानी द ग्रेट बाथ मिला है, और इस द ग्रेट बाथ को इस सभ्यता की सबसे सुंदर इमारत माना जाता है। और अन्नागार होने का मतलब आप समझते हो, ये सिविलाइजेशन के लोग अपने फूड को विपरीत समय के लिए स्टोर भी किया करते थे। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, फार्मिंग और बिजनेसेस की वजह से इस सिविलाइजेशन के लोग इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे। और प्यारे देश भारत के गुजरात के लोथल में एक इनका पूरा पोर्ट मिला है। जी हाँ, पोर्ट, बंदरगाह, जहाँ से ये लोग विदेशी व्यापार करते थे। इस सिविलाइजेशन में बैल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे खेती करवाना हो या फिर व्यापार, हर जगह बैल का यूज होता था। इसलिए ये लोग बैल की पूजा किया करते थे। इन लोगों का धर्म क्या था किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जितने भी मोहरें मिली है, अधिकतर मोहरों पे एक नारी की तस्वीर अंकित है या फिर एक सींग वाले गेंडे की तस्वीर अंकित है। अब ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि वो जो नारी है वो प्रकृति है और ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, और वो जो एक सींग वाला गेंडा है वो प्रतीक है बैल का। इतिहासकारों का मानना है कि इन लोगों का सामाजिक जीवन परिवार के इर्द गिर्द ही था। इस सभ्यता से जुड़ी हुई जितनी भी सिटीज हैं, कहीं से भी वेपन्स कलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इतिहासकारों ने ऐसा माना कि ये लोग शांति प्रिय जीवन बिताते थे। और क्यों बिताए भी ना, क्योंकि उस समय दुनिया की आबादी ही क्या रही होगी। जब मैं सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे भी शौक लगा कि इस सिविलाइजेशन के लोग फैशन के प्रति जागरूक थे। महिला लिपस्टिक लगाया करती थी, आभूषण पहना करती थी, सिंदूर लगाया करती थी, और यहाँ तक पुरुष भी आभूषण पहना करते थे, तरह तरह के वस्त्र पहनते थे। और इतिहासकारों ने अनुमान कैसे लगाया जानते हो? जो बर्तन इस सिविलाइजेशन के मिले हैं उस पर तस्वीरें बनी हुई हैं, उन तस्वीरों को देख देख के इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया। चैप्टर 4, द ग्रेट मिस्ट्री। इस सिविलाइजेशन के लोग आयरन से परिचित नहीं थे, आयरन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांसे का प्रयोग इस सिविलाइजेशन में ज्यादा होता था। इतिहासकारों के बीच ये मिस्ट्री बनी हुई है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जो सिटी प्लान कर सकती है, ड्रेनेज सिस्टम प्लान कर सकती है, वो लोग क्या आयरन के बारे में पता नहीं लगा सकते? दूसरा है इस सभ्यता की लैंग्वेज। अभी तक कोई भी इतिहासकार उसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। अभी तक टोटल 64 मूल चिन्ह हमको पता है, 250 से 400 अक्षर इनकी भाषा में हैं, और कुल 2000 से ज़्यादा इनकी मुद्राएं हमको मिल चुकी हैं, और अधिकांश मुद्राओं पे एक सिंह वाले बैल की तस्वीर अंकित है। हिस्टोरियन दावा करते हैं कि उन्होंने इस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया है, लेकिन अभी वास्तव में किसी ने भी इसको डिकोड नहीं किया है। जैसे हम हिंदी को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वैसे ही ये लोग अपनी भाषा को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और उर्दू भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इनकी भाषा में अधिकांश अक्षरों और चित्रों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हम इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं। जितना भी अभी तक किताबों में लिखा गया है वो इस आधार पर लिखा गया है कि कहीं खुदाई करी, खुदाई से कुछ मिला, फिर इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसके आधार पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास लिखा गया है। थर्ड पॉइंट, इस सभ्यता में कई स्थानों पर अलग अलग मूर्तियां मिली हैं। इसमें सबसे खास है ये एक पुरोहित की मूर्ति और नथ नारी की ये मूर्ति।
आखिर ये पुरोहित कौन है? इतिहासकारों का मानना है कि ये पुरोहित शायद इस सभ्यता का मुखिया रहा हो, और ये जो मूर्ति है शायद रानी रही हो या फिर इस सभ्यता की कोई नर्तकी। बट क्या इस सभ्यता में राजा रानी का कॉन्सेप्ट था, मुखिया का कॉन्सेप्ट था? आखिर कॉन्सेप्ट था क्या? किसी को कुछ नहीं पता। देखो दोस्तों, हम आज तक की ह्यूमन सेटलमेंट को कैलकुलेट करें तो हम 20वीं सदी में जी रहे हैं। हमारी ह्यूमन हिस्ट्री 3500 सालों की अवेलेबल होंगी किताबों में। लेकिन आपको जान के शौक लगेगा, 2016 में एक स्टडी की गई थी जिसके आधार पर पता चला कि ये सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी है। अब आप अंदाजा लगाओ, ये लोग अभी की जो सभ्यता है इससे भी ज़्यादा समय तक जीवित रहे। बट उसके बाद क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई और किसी भी धर्म, किसी भी जाति, दुनिया के किसी भी कंट्री के इतिहास में इस सिविलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं मिलता। आखिर हुआ क्या था, ये हम समझेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, आखिर ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई? देखिए दोस्तों, ये सभ्यता जो है एक मिस्ट्री से भरी हुई सभ्यता है। अगर आपको इस सभ्यता से जुड़ा हुआ एक सिक्का भी मिलता है ना, तो वो भी एक मिस्ट्री है कि आखिर उस पर लिखा क्या है। जो भी प्राचीन अवशेष मिले हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 1750 ईसा पूर्व में सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। लेकिन इसके विनाश को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, उन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपका समय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सिविलाइजेशन के एंड से रिलेटेड ये 7 थ्योरीज दुनिया के महान लोगों के द्वारा दी गई है। अब आप खुद इनको पढ़िए और खुद एनालिसिस करिए कि वो कौन सी थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशील होंगी, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जो सब कुछ लगभग जानती थी, वो ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? और जितने भी तर्क हमारे विद्वानों ने दिए, अगर वो सच भी हम मान ले, अगर ह्यूमन एक जगह छोड़ के दूसरी जगह सेटल भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कहानियों में, नृत्यों में, कविताओं में, लिखे गई किताबों में कहीं ना कहीं कुछ तो जिक्र होता है इस पूरी सिविलाइजेशन का। बट ऐसा कोई भी जिक्र हमको नहीं मिलता। वेदों में सरस्वती सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है, बट क्या सरस्वती सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन माने या ना माने, ये पूरी सिविलाइजेशन ही एक मिस्ट्री बनी हुई है। जितने भी इतिहासकारों का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, फुल प्रूफ किसी को कुछ नहीं पता। देखिए दोस्तों, ऐसा जरूर होगा कि आने वाले समय में लोग साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्टों में भी रुचि दिखाएंगे, और उन्हीं में से कोई निकलेगा महान इतिहासकार, जो भारत के महान इतिहास में अपना एक अंश छोड़ेगा, छाप छोड़ेगा और सॉल्व करेगा इस ग्रेट मिस्ट्री को। इसलिए आपको पढ़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, और ऐसी एजुकेशन वीडियोस को अपने बच्चों को दिखाइए, इसे शेयर कीजिए, ताकि आप भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।